कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और हमारे सर्वर 2008 रिलीज 2 का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सर्वर की कोर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नॉलेज आपको मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट का ही हम समझेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के बाद फिर हम रेड लिनक्स के साथ साथ भी पढ़ाई करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट और लिनक्स दोनों के बारे में आपको समझाऊंगा। तो जितनी भी पिछली वीडियो से इन सभी की जानकारी ली, वरना आपको पता नहीं चलेगा। इसकी सभी नॉलेज आपकी इम्पोर्टेंस है, वरना आपको सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता नहीं चलेगा। ओके, तो क्या सर्वर होते हैं इन सभी की जो मैं बता चुका हूँ प्लेलिस्ट, और इन सभी की सिस्टम्स के बारे में बता दिया था। ओके, तो ऑलमोस्ट जो भी हमारे सर्वर्स हम यूज़ करते हैं, सर्वर की टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, चाहे होम सर्वर हो, छोटा सा सर्वर हो या बड़ा सा सर्वर हो, तो इसके लिए आपके कंप्यूटर के अंदर जिस तरह से हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, उसी तरह से सर्वर के हार्डवेयर की भी आपके पास नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ये टावर टाइप का सर्वर है, जैसे तो इसको टावर सर्वर बोलते हैं। इन सभी की जानकारी कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह सर्वर का हार्डवेयर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए और समझिए कि कौन कौन के सर्वर के पार्ट्स होते हैं आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर, आपको देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही मैंने आपको बताया। तो 2000 से 2003, 2008 सभी के अंदर बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। इसके अंदर आप देख सकते कि डेटा सेंटर्स वगैरह, ब्लेड सर्वर वगैरह, बहुत सारे आपको इस तरह के सर्वर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। ओके, तो विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से विंडोज सर्वर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ओवरव्यू वगैरह बताया था, फिर एक्टिव डायरेक्टरी बताई थी, फिर मैंने आपको नेटवर्किंग सर्विसेज विंडोज सर्वर 2008 के अंदर किस तरह की यूज़ होती है, सिक्योरिटी भी बताई थी। फिर मैंने माइग्रेशन विंडोज सर्वर्स वगैरह समझाया था। ओके, 2008 की हम बात करता हूँ, तो जिनको ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने आपको नंबर पर रिमोट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह समझाई थी। फिर डेस्कटॉप एडमिनिस्ट्रेटर, जिसके अंदर हमारा डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी का सिस्टम्स बताया था, फॉल्ट टॉलरेंस वगैरह समझाया था, और ऑप्टिमाइजेशन डिबगिंग प्रॉब्लम भी बताई थी। ओके, इंटीग्रेटेड विंडोज एप्लीकेशन सर्वर्स आपको मैंने बताया था। फिर लास्ट वीडियो में आपको मैं समझा था कि क्या विंडोज सर्वर के अंदर 2008 रिलीज 2 के अंदर विंडोज 10 काम करेगा नहीं करेगा। तो ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2008 रिलीज 2 के अंदर। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि सर्वर डिफाइन वगैरह मैंने आपको बताया था। ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों होता है, विंडोज 7 तक ही आपका विंडोज सर्वर 2008 काम कर पाएगा। फिर दूसरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करेगी, लेकिन उतना परफेक्टली वो काम नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया था। आज हमारा जो वीडियो है सर्वर के अंदर, विंडोज सर्वर 2000 के अंदर क्या चेंजिंग किएगा और क्यों ये हमारा इम्पोर्टेंट हो चुका है। ओके, तो ये क्यों है, किस तरह से है ये, क्या अभी तक कल चल रहा है, क्यों चल रहा है। ओके, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको फिर से कह रहा हूँ कि टावर सर्वर आप यूज़ कर रहे हो या फिर आप रैक सर्वर या फ्लैट सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो इन सभी की हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या होती है, मदरबोर्ड कैसा दिखता है, प्रोसेसर क्या होता है, कैसे कनेक्शन करना है, ये सब कुछ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको ये सभी सारी चीज़ें पता चलेगी। तो फिर से मैं कहूँगा कि सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, ये तो जो भी है ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में देखिए और समझें, वरना आपको ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, और जिनको ये नॉलेज है तो इनको ये पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरह की 32 बिट वगैरह होती है, क्या फीचर्स वगैरह जो है उनको पता होता है कि प्रोटोकॉल के जो हार्डवेयर के साथ क्या मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सीधा हम विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें भी अच्छी तरह से चल रही है। और अगर आप विंडोज सर्वर 2008 पढ़ रहे हो या फिर चला रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा, मैं सजेशन दूंगा, या फिर आप एडवाइस समझ लो कि विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 से आप विंडोज सर्वर 2016 तक पहुँच जाओ। ओके,
क्योंकि अपग्रेड करना ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों के पास बजट नहीं है या तो फिर उनके पास कोई कैपेबल सर्वर की हार्डवेयर नहीं है, तो आप विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 यूज़ करो, बेटर देन विंडोज सर्वर 2008। ओके, तो ये जो है अच्छा सर्वर है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है कुछ इसी विंडोज 7 की क्लाइंट होती है उसी के अंदर ये काम करेगा। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हमारे विंडोज सर्वर 2008 रिलीज 2 के बारे में। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर में वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हो कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी लेने देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसकी भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की
कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो कभी भी कोई भी सर्वर हम इंस्टॉल करते हैं, तो उस सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला मेन इम्पोर्टेंट डेटा होता है, फिर उसके एक्टिव डायरेक्टरी का मेन इम्पोर्टेंट डेटा होता है, फिर उसके अंदर जो भी हम काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय वगैरह जो भी हम सर्वर के सिस्टम की टेक्नोलॉजी के अंदर काम करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट वो डेटा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है। हमारा रिस्पॉन्स भी सर्वर का अच्छा होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। नेटवर्क के अंदर काम करना, उसकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट या रूल वगैरह बनाते हैं, फीचर्स वगैरह होते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे सर्वर या सर्वर की टेक्नोलॉजी होती है, उसके अंदर हमारा जैसे जैसे हम फीचर डालते हैं या फिर हम यूँ कहें कि अलग अलग हमारा सेटिंग्स वगैरह जो होती है, तो ये सब कुछ जो है इसी से हमारा पॉसिबल होता है, जो हमारा अच्छा हार्डवेयर, अच्छा सर्वर होगा। तो इसकी मैं पहले से पूरी जानकारी मैंने दे दी है, पहले से पूरी सब कुछ मैं समझा दिया है सर्वर के बारे में, सर्वर की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सर्वर की हार्डवेयर की पहले में जाकर आप अच्छी तरह से सर्वर की नॉलेज ले सकते हैं। ओके, फिर बाद में नेटवर्क के बारे में समझे। ओके, तो अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो विंडोज सर्वर 2008 हो या रिलीज 2 हो, आप यू डोंट सी दैट मेकअप सम कोर कैपेबिलिटीज न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अगर आप देख सकते हो क्योंकि कुछ ऐसी कोर कैपेबिलिटीज जो है नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ज़्यादातर आ चुकी है। ओके, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसके अंदर नई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फास्टर है, मोर रिलायबल है और टू मोर थिंग्स ज़्यादा कर सकते हो, बट आर नॉट फीचर्स दैट इंस्टॉल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, लेकिन इसके अंदर जो है ज़्यादातर फीचर्स आपको जो ऑलमोस्ट जितने भी आप इंस्टॉल करते हो, कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो इंस्टॉल करो या कॉन्फ़िगर करो, लेकिन नए फीचर्स आपके सर्वर 2008 या रिलीज 2 के अंदर नहीं मिलेंगे। ओके, और अगर हम बात करें तो सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर अच्छे फीचर्स मिलेंगे, फास्टर भी है, लेकिन 2008 के अंदर जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले कौन सा सेल्फ हीलिंग एंटी-एफएस। सेल्फ हीलिंग एंटी-एफएस जो होती है ये एक तरह की हमारी हार्ड डिस्क होती है, जो सर्वर के अंदर जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो। ओके, तो ये जब टेक्नोलॉजी बनी थी तो एक तरह का न्यू एम्बेड टेक्नोलॉजी था, जब सर्वर 2008 और 2008 रिलीज 2 के अंदर दोनों के अंदर ये चीज़ थी, लेकिन ज़्यादातर जो है इस सेल्फ हीलिंग एंटी-एफएस सिस्टम आपको अच्छी तरह से दोनों के अंदर मिलेगी, लेकिन ज़्यादा रिलायबल सर्वर 2008 रिलीज 2 में मिलता है। क्योंकि अगर सर्वर आपका नेटवर्क अच्छा है, पावरफुल है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, डेटा काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन काम करते हैं, डेटा का सेव करते हैं, फाइल स्टोरेज करते हैं, फोल्डर सेव करते हैं, तो उसकी जो पार्टीशन होती है सर्वर के अंदर डेटा का स्टोरेज करना, वो खुद सेल्फ हीलिंग सिस्टम ये आपको बताता है। कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर ध्यान से देखो कि एंटी-एफएस फाइल्स है आपके सामने, देख सकते हैं कि जैसे जिस पीसी पर जाता हूँ तो कुछ देख सकते हो कि कुछ पार्टीशन रेड हो चुके, कुछ पार्टीशन ब्लू हो चुके, देख सकते हो। ये मुझे बता रहा है कि आपका जो है आपका पार्टीशन जो है वो इतना जो है काफ़ी स्टोर होने आया है, इतना सारा कुछ रेड, मतलब कि उसको समझ सकते हैं कि ये फुल होने को आया है। तो सेल्फ हीलिंग से पता चलेगा, प्रॉपर्टीज़ में जाओ आप लोकल एंटी-एफएस देख सकते हो, लोकल एंटी-एफएस लिखा हुआ है। ये बताता है कि हमें एक तरह का आपका सर्वर जो है वो एक मतलब कि आपका जो डेटा है इतना यूज़ हो चुका है, इतना यूँ कहे कि वो हमारा सिस्टम के अंदर टूल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे एरर चेकिंग वगैरह
ऑप्टिमाइजेशन, डिफ्रैगमेंट ड्राइव वगैरह टूल्स वगैरह जो होती है, तो वो खुद को टेस्ट करने के लिए या फिर खुद को जो यूँ कहे कि चेकिंग करने के लिए सेल्फ हीलिंग एंटीएफएस होती है, जिसके अंदर डिफ्रैगमेंट टूल बहुत काम। ओके, तो यहाँ पर डिफ्रैगमेंट टूल अगर आप देखोगे तो वो जो क्या करता है ऑप्टिमाइज वगैरह करते हैं। ओके, तो इफेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी होती है वो काम करती है एक तरह का रन बैकग्राउंड के अंदर, जैसे कि बैकअप वगैरह हो गया, फिर हमें कोई डायरेक्टरी फाइल फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम इंक्रिप्शन वगैरह लगाते हैं, सब बहुत कुछ। फिर कुछ ऐसे हमारे फाइल जो ऐसे तैसी जो लगी हुई होती है, तो करप्ट फाइल है, डायरेक्टरी फाइल है, तो एंटीएफएस जो प्रोग्राम होता है, जो हमारा पार्टीशन होता है, तो वह डिटेक्ट कर लेता है कि ये करप्ट फाइल है या डायरेक्टरी जो है करप्ट है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। ओके, तो फाइल करप्ट हो या फोल्डर करप्ट हो, आपको बताएगा कि डिटेक्ट कर लेता है एंटीएफएस कि आपका कुछ फोल्डर ऐसे होंगे आपसे डिलीट नहीं होंगे, तो समझ लो कि वो काफ़ी करप्ट हुआ है या तो फिर वो वायरस वगैरह जो है, तो कौन करता है एंटीएफएस। वो हार्ड डिस्क के लिए सब कुछ हमारा होता है। ओके, तो हार्ड डिस्क जो होती है, उस हार्ड डिस्क के अंदर हमारा जो है पार्टीशन जो होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पर हार्ड डिस्क लगती है आपको, और मैंने उस हार्ड डिस्क की पूरी जानकारी कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में दी थी। हार्ड डिस्क के बारे में पूरा नॉलेज ले, और सर्वर की हार्ड डिस्क की बताई थी, ये भी इसकी नॉलेज में दी थी। तो जब हमारा पास्ट होगा कोई भी पीछे के फाइल सिस्टम जब कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें जो है खास तरह की रिबूट सिस्टम सर्वर के अंदर हम सी एच के डी एस की जो होती है, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे तो ये सी एच के डी एस के आपको यहाँ पर लिखना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं क्योंकि ये जो है क्लीन करना स्टार्ट करेगा। ओके, अभी नहीं, तो सी एच के डी एस की लिखोगे तो यहाँ पर जो है वो करप्ट या एरर फाइल डायरेक्टरी को जो है वो क्लीन करना करेगा। ओके, तो ये चीज़ अभी करना होती है, क्योंकि मैं जो है सी एच के डी एस के तभी यूज़ करता हूँ जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही धीरे धीरे चलती है, या फिर ऐसा समझ लो कि कोई करप्ट फाइल को मुझे निकालना होता है तो। ओके, लेकिन ये तभी यूज़ करना जब आपको पता हो कि कमांड कैसे यूज़ करना है। मैं सी एच के डी एस के बारे में कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने समझा दिया था। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्वर की हम बात करते हैं या सर्वर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो सर्वर के अंदर सी एच के डी एस की तब हम लगाते जब कोई हमें पता चलता है कि हार्ड डिस्क जो है वो करप्ट फाइल बता रही है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशन के अंदर बता चुकी होती है। ओके, सर्वर वो कैसे बताती है वो भी बताऊंगा। तो हार्ड डिस्क जो होती है हमारे सर्वर के अंदर एक हार्ड डिस्क नहीं होती, 6 जितने भी हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो लगा सकते हो, जिस तरह की आपके सर्वर की सिस्टम बनानी है बना सकते हो, क्योंकि सर्वर को बनाया ही गया है कि अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज, अनलिमिटेड नेटवर्किंग हैंडलिंग एंड अनलिमिटेड आप यू कैन शेयर योर फाइल सिस्टम। तो वो क्यों बनाई गई ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ही इसीलिए ही बना गया है। ओके, तो डेटा को हैंडल करें, डेटा को ट्रांसफ़र करें, नेटवर्क को हैंडल करें और डेटा को अच्छी तरह से स्टोर करें और रिस्पॉन्स और सिक्योरिटी के साथ। ओके, तो जितनी अच्छी हार्ड डिस्क होगी उतना अच्छा आपका डेटा स्टोर रहेगा। ओके, हार्ड डिस्क के अंदर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो स्टोर होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि एक हमारी मेन हार्ड डिस्क होती है जो इसके अंदर हमारा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होता है। ओके, और दूसरी जो होती है वो साइट पर उनके डेटा स्टोर करने होते हैं। तो इसके मेन हमारा कैच कह लो, हमारा मेन मास्टर हार्ड डिस्क बोल लो। ओके, जिसके अंदर आपको पूरा मेन ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। कुछ इस तरह के भी आपको सर्वर के अंदर डेटा को स्टोर करने की इस तरह से आता है, और इसको क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये जो है मैंने सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में बता दिया है। तो एक तरह का रैक माउंट आपके सामने डेटा सेंटर की तरह काम करता है। डेटा को ज़्यादातर जितना अच्छा डेटा स्टोर होगा, जितना अच्छा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की और भी बहुत सारे यूज़र फाइल शेयरिंग डेटा करते हैं हम, कोई भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर का या हमारा यूज़र्स का, हमारे पब्लिक के एरियाज़ का, तो इस तरह के सर्वर्स की जब हमें ज़रूरत पड़ती है, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है। अब ऐसा क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है वो मैंने आपको हार्डवेयर के अंदर समझा चुका हूँ, सर्वर हार्डवेयर के अंदर। तो सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट आप जाकर देखिए, समझे उसके अंदर ये क्यों चीज़ें एंटर की गई, किससे ये चीज़ होती है। ओके, इसके अंदर भी मास्टर लेवल क्या होती है, सेकेंडरी लेवल क्या होती है, स्लेव लेवल क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया थे। ओके, और इसको किसी ग्रुपिंग में लिया जाता है, किससे इसके अंदर रेल वगैरह सेटअप करेंगे वो हम
में हम यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन ये ग्रुपिंग कैसे अलग अलग तरीके से की जाती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ध्यान से देखें कि ये सर्वर की हार्ड डिस्क कितनी ऑलमोस्ट लग रही है इस तरह के फ्लैट सर्वर्स के अंदर। तो ये जितनी अगर आपके पास साइज़ होगी उस हिसाब से ही आप कुछ सर्वर्स लगा सकते हो। अब इसकी अगर बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो आप सिर्फ 24 ही 24 ही लगा सकते हो, फिर उसके आगे नहीं लगा सकते। इसके अंदर सिर्फ 4 हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो सर्वर जो है इसके अंदर जो फिटिंग होती है इसके ऊपर, इसके सर्वर हार्ड डिस्क के अंदर ही हमारा मेन डिपेंड होता है कि जो भी हार्ड डिस्क हो, जैसे भी हार्ड डिस्क आप 1 टेराबाइट का यूज़ करो, कोई 5 टेराबाइट की यूज़ करते, कोई 500 GB की करते हैं। लेकिन आपका जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी सिस्टम के लिए डेटा स्टोर करने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है बढ़ानी पड़ेगी। ओके, तो सर्वर के अंदर जितने भी हमारे हॉट सर्वेबल ये टेक्नोलॉजी होती है, मैंने आपको समझाया था सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर। तो देख सकते हैं कि केस सर्वर है। ओके, ये रैक माउंटेड सर्वर है, इसके अंदर आप सिर्फ 8 ही हार्ड डिस्क लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई फाइल खराब होती है, डैमेज होती है, तो मुझे जो ये सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2008 मुझे बताएगी कि ये कहाँ पर फाइल खराब हुई है, कौन से अंदर हुई है। तो ये सेल्फ हीलिंग फंक्शन जो होता है वो हमें कुछ ऐसी यू विल आप देख सकते हैं कि रनिंग किस तरह से काम करती है, वो भी बताऊंगा कि सेल्फ हीलिंग किस तरह से जब हम विंडोज सर्वर 2008 इंस्टॉल करूँगा कैसे ये ऐड होता है कैपेबिलिटी के अंदर। और भी बहुत सारे इसके अंदर विंडोज सर्वर 2008 के अंदर हम जो है लगते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा जो है एक बहुत सारे सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसी के अंदर भी एक तरह का ये भी आता है। ओके, ये देख सकते हैं आपके सामने, ये भी एक सर्वर की एक सिस्टम आप देख सकते होती है। वन की सीरीज़ होती है। ओके, और सेकंड की सीरीज़ है, ये क्या है किस तरह से होती है ये भी मैं कुछ समझाऊंगा। ओके, लेकिन ये देख सकते इस तरह की स्टोरेज सिस्टम आती है। ओके, तो क्या है ये सिस्टम की जो है, ये मैंने सबको सर्वर की हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में समझा दी है। तो अगर मुझे इसके अंदर कौन सी हार्ड डिस्क जो है वो डैमेज है, ये जो है हमारे सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर, सर्वर 2008 के अंदर जो है मिल जाता है। ओके, ऑलमोस्ट जहाँ से दे सकते हो। तो अगर आपको कोई सर्वर के अंदर कोई फाइल खराब हो, या आपकी कोई फोल्डर खराब हुआ है, या फिर कोई सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ड डिस्क खराब हुई। अगर इसकी जगह कोई और अलग से हार्ड डिस्क खराब हुई है, या फिर इसके अंदर कोई फाइल खराब हुई है, तो उस फाइल को ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पर आना पड़ता है। लेकिन सर्वर 2008 रिलीज 2 के अंदर रेड 2, रेड 3, रेड 5 ऐसी फैसिलिटीज होती है, फीचर्स होती है जो मैं आगे समझाऊंगा प्रैक्टिकल करके। तो वो हमें बताता है कि आपको कौन सा जो है हार्ड डिस्क का सिस्टम जो है देखना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रैक माउंटेड स्विच सर्वर है। अभी इसको हम मास्टर सर्वर मान के चलते हैं, और नीचे जो है डेटा सेंटर से अभी डेटा स्टोर करने वाला सर्वर हम मानते हैं। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की है, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको मास्टर सर्वर बना दिया है। ओके, अब इसके अंदर कितने आपके सामने हार्ड डिस्क जाएगी, तो 1 2 3 और 4 ही हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है। तो 1 टेराबाइट यहाँ पर, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट, 4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगाई हुई, और यहाँ पर जो भी है 500 GB की हार्ड डिस्क लगाई हुई है। तो ऐसा समझ के चलो कि अगर यहाँ पर जो कोई सिस्टम का कोई फाइल खराब हुआ है, तो फाइल खराब हुआ तो फाइल कैसे पता चलेगा कौन से अंदर, इसके अंदर है या इसके अंदर ही, आपको पता नहीं है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी हमारा कोई भी सर्वर की सिस्टम जो यहाँ पर कोई फाइल खराब होगी, फोल्डर खराब होगा, तो NTFS जो है एक हमें मैसेज भेजता है यहाँ पर कि आपका ये चीज़ जो यहाँ पर फाइल खराब हुआ है। यहाँ पर कोई हार्ड डिस्क खराब होगी तो हार्ड डिस्क की भी सिस्टम जो है बताएगी। ओके, तो ऐसे में क्या करते हैं, उस हार्ड डिस्क खराब हुई तो हार्ड डिस्क हम निकालते हैं, उसके अंदर फिर बैकअप लेते हैं, दूसरी हार्ड डिस्क में डालते हैं, फिर वहाँ से जो भी फाइल खराब हुई है उसको देखते हैं, डिलीट करते हैं, और फिर अगर वो फाइल कोई प्रोग्राम की या कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, या तो फिर रिप्लेस करवा देते हैं हम किसी बैकअप में से। ओके, फिर से फिर जो हार्ड डिस्क को वहाँ पर लगा देते हैं, नई हार्ड डिस्क के नए डेटा के साथ, लेकिन बैकअप लिया हुआ जो डेटा होता है वो, फिर से वही जो सिस्टम जो स्टार्ट होगी वहीं से सेटअप होगी। कहने का मतलब है कि हमें ये चीज़ बताता है कि किस तरह से हमें होता है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है उसके अंदर बेहतर तकनीक आपको देखने को मिलेगी, सर्वर मैसेज ब्लॉक। ओके, सर्वर मैसेज ब्लॉक क्या होता है, देखिए कोई भी
यहाँ पे सिर्फ कि मैं टावर सर्वर पुराने टाइप की, लेकिन इस तरह की सर्वर के अंदर में अगर मैं कोई भी ओपन करता हूँ, उसका कवर ओपन करता हूँ या कोई हार्ड डिस्क ओपन करता हूँ, तो वो जो है मुझे मैसेज देगा कि आपका कोई सर्वर के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश की, यहाँ पर किसी हार्डवेयर को ओपन करने की कोशिश की है, तो इस सर्वर के अंदर भी है। दूसरा जो होता है, इसके अंदर एसएमबी प्रोटोकॉल्स वगैरह होती है, फाइल्स वगैरह होती है। तो ये जो है विंडो 7 विंडोज़ के अंदर, तो विंडो विस्टा भी एक विंडो 7 की तरह ही काम करता है। तो विंडो 7 विस्टा, ये विस्टा जो है वर्कस्टेशन से है। तो विंडो सर्वर जो है मैसेज ब्लॉक होता है 2.0। ये मोर कॉमनली कॉल्ड इसको SMB2, SMB 2 और SMB2 बोलते हैं उसको। तो SMB2 इस जो प्रोटोकॉल है, एक हैंडल करता है ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम डेटा को फाइल करते हैं, तो उसके अंदर जो है कौन सी फाइल गई है, कितना डेटा गया है, सब कुछ जो इस सर्वर मैसेज के अंदर एंटर होता है। ओके, इसका रिकॉर्ड आपके सर्वर के सिस्टम के अंदर होता है। तो फिर SMB कॉम्प्रेस फाइल जो होती है, कम्युनिकेशन कॉम्प्रेस फाइल करता है। यहाँ पर लास्ट कम्युनिकेशन जो होती है, बफर वगैरह जो होती है, और उसके अलावा रिड्यूस करता है, कम करता है ये नंबर ऑफ राउंड ऑफ ट्रिप। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे 500 GB का डेटा ट्रांसफ़र करने जा रहा है सर्वर, तो वो जो ये कम से कम डेटा जो लोड ले, हमारा सर्वर ले, इस तरह से वो काम करेगा। जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा दोनों सिस्टम के बीच में, तब ये सिस्टम जो है SMB, जिसको सांबा बोलते हैं या SMB प्रोटोकॉल बोलते हैं, जब हम FTP सर्वर जब हम करते हैं, FTP सर्वर बनाते हैं, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर SMB का ऑप्शन आता है। तो ये जो है यही आता है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि पुराने टाइम जो रीडिंग चैप्टर मैंने कहा था कि जो डिफरेंट बिटवीन कॉपी कमांड होती है, जिसको एक्स कॉपी कमांड बोलते हैं, जिसके अंदर डोस हमारे DO डोस कमांड सिस्टम में डोस सिस्टम बोला था। तो विंडोज डोस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती थी, उसके अंदर एक्स कॉपी कमांड होती थी। तो कॉपी कमांड जो है, इसके अंदर कोई भी रीड हो या राइट फाइल की या एक्सिक्यूट करनी हो, तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो कोई भी टावर सर्वर हो, टावर सर्वर का डेटा किसी और यहाँ पर इस तरह के सर्वर में लेना है, तो आप जो है कॉपी हम वर्कस्टेशंस के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर भी हम लगाते हैं, तब भी जो एक्स कॉपी कमांड रीड करेगा पहले इन्फॉर्मेशन, फिर धीरे धीरे करके वाइट करता है इन्फॉर्मेशन इस तरह से। क्योंकि जो है ज़्यादा हमारा इंफॉर्मेशन होगा, ज़्यादा रीड होगी, तो बफर बढ़ेगा। बफर का मतलब होता है कि बफर मेमोरी होती है। मैंने आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर बफर समझाया था, हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में भी बफर सिस्टम समझाया। अभी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूँगा और प्रैक्टिकल भी बताऊँगा कि कैसे ये बफर बढ़ता है। तो जैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बल्क में हमारा डेटा जाता है। ओके, डेटा बल्क में मतलब कि सर्वर के अंदर जब भी कोई डेटा जाता है, तो इसे 5 MB का डेटा नहीं होता, 10 MB का GB पर जाता है, टेराबाइट्स के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करने होते हैं। ओके, बैकअप के लिए अगर कोई नया सर्वर या कोई नया हमारा सिस्टम बनता है, तो कोई 600 GB का है, कोई 500 GB का है, तो वो जो है बल्क में इंफॉर्मेशन, तो कितने इंफॉर्मेशन में ट्रांसमिट टाइम लगेगा, कितना फास्ट हमारा सर्वर होता है, ये भी हमारा NTFS सिस्टम करता है। ओके, मोस्ट यूजर जो होते हैं वो हाई स्पीड करना चाहते हैं, जिसके अंदर लोकल एयर नेटवर्क हो, लेकिन जो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इम्प्रूवमेंट कैसा है आपका, जब आप ओपन करते हो, सेव करते डेटा फाइल्स और फोल्डर, तो कैसा आपका डेटा है, डेटा का कनेक्शन कैसा है, आपका सर्वर का कनेक्शन कैसा है। किसी को ईथरनेट यूज़ करते, ईथरनेट की 100 Mbps स्पीड है, और आपका डेटा 6 टेराबाइट का है, 15 टेराबाइट का है, तो एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम में जाएगा, तो वो टाइम तो लेगा। उस हिसाब से स्पीड के अंदर तो हो सकता है 6 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। ये होता है हमारा एक तरह का सिस्टम। लेकिन फाइबर ऑप्टिकल केबल हम लगाते हैं, फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन लगाते हैं, तो फाइबर ऑप्टिकल केबल की 1 Gbps से 40 Gbps पर सेकंड है, तो वो काफ़ी जल्दी फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो डेटा का ये मेन इम्पोर्टेंट है कि आपका कैसा स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क का है, लोकल एरिया का कनेक्शन कैसा है। ओके, तो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आप फाइबर की कनेक्शन रखें हर जगह पर, XYZ जितने पर सर्वर के बीच में, और सर्वर के साथ साथ जितने भी डेटा है उसका फाइबर का ही कनेक्शन रखो,
क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ज़्यादा फास्ट होता है। डेटा की सेटिंग, डेटा का सेविंग सिस्टम, काफ़ी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपका डेटा 15 टेराबाइट का है और उस 15 टेराबाइट को दूसरे सर्वर के अंदर मूव करवाना है, ट्रांसफ़र करवाना है, या इस सर्वर जो है बैकअप ले रहा है, ओके। अगर आपने 3 महीने का बैकअप रखा है, 2 महीने का बैकअप रखा है, 1 महीने का बैकअप रखा है, या आपकी 4 घंटे बाद बैकअप रखा हुआ है, तो अगर कोई 30 GB का है, 15 GB का है, या 2 GB का है, तो वो जो है जितना अच्छा लैन नेटवर्क होगा, कनेक्शन होगा, उस हिसाब से जो है बैकअप आपका सिस्टम जो स्टार्ट होता है, ओके। तो सर माइक्रोसॉफ्ट ने अभी सर्विस ने अगेन जो है सर्वर वर्जन 8 रिलीज हो गया। जब सर्वर वर्जन 3 के बाद जो है शुरू किया था, तो जितना यूज़र होता है वो यूज़ करता है कॉपी डेटा, बड़ी फाइल्स वगैरह हो गई, इमेज फाइल हो गई, फाइल्स हो गई, फोल्डर्स वगैरह जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह शेयर होते हैं। तो ये जो डेटा जो होता है वो यहाँ पर भी कॉपी होना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे जो है ये सेट होते हैं ये सिस्टम के अंदर, और हमें फाइंड करते हैं इंफॉर्मेशन को 10-13 टाइम्स फास्टर, ओके। तो ये जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट एक मेल सर्वर हो गया, हमारा प्रिंटर सर्वर हो गया, फिर फाइल सर्वर हो गया। कि मेल सर्वर के अंदर मेल सर्वर है, लेकिन उसकी भी कोई फाइल्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो ये FTP के पास जाएगा। प्रिंटर सर्वर तो प्रिंटर भी, तो सभी जो एक ही सर्वर के अंदर ये सभी फीचर्स हैं। तो वो जो सर्वर का पूरा डेटा किसी और नया बैकअप सर्वर में डालना है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो सेंटर में लगता है देखिए RDCB के अंदर तो RDVG है, RDSH है, RDWA है, RDG है, एक्टिव डायरेक्टरी है, लाइसेंसिंग सर्वर जो ऐसे सर्वर जो लाइसेंस के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं, RD क्लाइंट है, ओके। तो यहाँ पर सर्वर्स है, तो आपके अंदर मैंने कहा कि रियल डेटा सिस्टम क्लाइंट है, तो वो चेक करता है कि मुझे ईमेल सर्वर चाहिए, मुझे मेल चाहिए, तो मेल के पास जाएगा, मेल चेक करेगा। कोई फाइल फोल्डर ढूंढना चाहता है तो फोल्डर ढूंढने की कोशिश करेगा। तो जितना आपका बीच का लैन नेटवर्क अच्छा होगा, लोकल या नेटवर्क सिस्टम होगा, जैसे कि स्विच हो गई, राउटर हो गए, फिर आपका फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिकल सिस्टम, तो वो फास्ट काम करेगा, ओके। ऐसा नहीं तो हो सके कि किस ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि अगर फाइबर ऑप्टिकल केबल या 100 Mbps की स्विच, ऐसा कभी नहीं हो चाहिए। तो स्विच भी फास्ट होनी चाहिए। जितना लैन होगा, मैंने कुछ समझा था कि लोकल नेटवर्क कैसे बनाना था, लैन कैसे बनाते हैं, ये नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझा दिया था। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए, और सर्वर में भी मैंने समझा दिया था, ओके। तो सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट में समझाई थी। तो परफॉर्मेंस जो है हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, वेरी नोटिसेबल होती है, ओके। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट कब होता है, नोटिसेबल कब होता है, जब हमारा बाहर से भी नेटवर्क कनेक्ट हो, ओके, वायर्ड एरिया नेटवर्क जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं वैन। तो सिचुएशन जो है और भी हाई लेटेंसी होती है, हाई लेवल की, मतलब कि अब आपका अंदर का सर्वर का नेटवर्क तो था ही, इसके अंदर लोड तो था ही, ओके। अब बाहर से भी जो है डेटा आ रहा है, ओके, नेटवर्क से सर्वर के अंदर बाहर से भी जो है आपकी पब्लिक यूज़ कर रहा है, जैसे कि गूगल का सर्वर हो गया। अगर आपका वेब पेज ओपन हो रहा है तो वो भी एक इनडायरेक्टली सर्वर के पास ही हुए, तो वो भी ऑलमोस्ट पब्लिक क्लाइंट हुई। तो अब क्या होगा, इस सर्वर के पास और लोड आना स्टार्ट होगा। लोड का मतलब कि बहुत सारा इसके ऊपर डेमेज, मतलब कि लैन नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा जो है डेटा का लोड आना स्टार्ट होगा, और इसी के अंदर जो सर्वर के अंदर डेटा वगैरह जो है सेटअप या सेविंग वगैरह सिस्टम्स होगा। क्योंकि टाइपिकली ट्रांसफ़र जो हमारा फाइल्स होती है तो रिक्वायर होती है शॉर्ट एंड राइट सेगमेंट डेटा के अंदर। नज़दीक है हमारा कोई, हमारा एम्प्लॉई नज़दीक है एक दूसरे के लैन के अंदर, जल्द से फाइल रीड होगा, ट्रांसफ़र होगा, वो सब कुछ। लेकिन जब हमारा फाइल जो होता है मिनट ट्रांसफ़र के अंदर, अब वैन कनेक्शन हुआ तो ऐसे ही जो है सेकंड जो होता है SMB कनेक्ट करना होता है, क्योंकि वो राउंड ट्रिप चेक करता है, अपना डेस्टिनेशन चेक करता है। तो ये जो SMB होगा तो उसका जो है सिस्टम लैन का डेटा लैन में तुरंत समझ जाएगा कि वैन का डेटा वैन में जाएगा, लैन का डेटा, इस तरह से जो है काम होता है, ओके। तो गूगल कैसे अपना क्लाइंट को संभालता है, इसी तरह संभाल रहा है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होती है। तो विंडोज सर्वर वर्जन 8 के अंदर क्लाइंट जो होता है वो इस तरह से कैसे काम वगैरह जो होते हैं वो करेगा। तो क्लाइंट के लिए चीज़ें क्या है, ओके। क्लाइंट मैंने कहा था कि लैन के साथ से डायरेक्टली कनेक्ट तो होता है वो क्लाइंट, और जो भले ही हम सब गूगल की कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन हम गूगल का वेब पेज ओपन करते हैं तो हम सर्वर का एक्सेस करते हैं, तो हम पब्लिक क्लाइंट भी कह सकते हैं, जो कि लोकल क्लाइंट हम
किए सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो क्लाइंट होता है वो आपको इंडिविजुअली सिस्टम के अंदर एंटर होना होता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, और कोई भी आपको वीडियो समझ में ना आए तो उसको बार बार देखें तो आपको पता चलेगा। फिर से मैं कहूँगा कि सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट देखिए, सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट देखिए, फिर बाद में ये चीज़ें देखिए। ओके, तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोज़ को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोज़ जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।